खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज। फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था। उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो। बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो, सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर, कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर, चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स में साथ ही ले आया हूँ। ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी, इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर
पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर, ये तो गोली चलने की आवाज है। सर, ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर, वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर, ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया है, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर, कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर, कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर, एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है। आधी रात को तकरीबन 2 बजे शीशा समर के साथ गाड़ी में दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल जा रही थी। शादी के बाद पहली बार वो ससुराल जा रही थी। शीशा और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गाड़ी में बैठे वो अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। समर, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ, इस बात से तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पापा ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो तुम जानती ही हो कि जब हमने शादी की थी तब मेरे सारे घर वाले तुमसे कितना नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते वो घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उन सब ने एक काले कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था।
समर ने जोर से ब्रेक लगाई। सारे गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और गाड़ी के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने समर और शीशा के सारे गहने छीन लिए और उनमें से एक आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। शीशा और समर बहुत डर गए थे। वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आपको गहने पैसे जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले लीजिए, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम पुलिस या किसी और को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। उन लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गुंडों ने समर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन वो शीशा को अपने साथ लेकर गए। समर ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी दूर जंगल में ले गए थे। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर ने अपने मोबाइल में नजदीकी पुलिस स्टेशन सर्च किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए मैम, प्लीज। पहले शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या तुम्हारी वाइफ को। समर ने सारी बात कामिनी को बताई। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और सारी बात बताई। ओके कामिनी, एक काम करो, समर की एफआईआर लिख लो और शहर के सारे पुलिस स्टेशन में शीशा की तस्वीर भिजवा दो। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। ओके सर। कामिनी ने समर की एफआईआर लिखी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने समर से उसकी गाड़ी की तस्वीर ली और शहर के सारे चेक पोस्ट पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चेक पोस्ट पर समर की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और समर इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचे। तभी समर के मोबाइल पर उसके घर वालों का कॉल आ गया। बेटा, कहाँ हो तुम सब लोग? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? समर ने रोते हुए सारी बात अपने पापा को बताई। बेटा तुम घबराओ मत, बहू को कुछ नहीं होगा, तुम पहले घर आ जाओ। समर ने बताया कि वो पुलिस के साथ है और जब तक शीशा का पता नहीं लगता वो शांत नहीं बैठेगा। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन शीशा का कुछ पता नहीं चला। समर मायूस चेहरे के साथ अपने घर गया। घर वाले सभी टेंशन में थे। पुलिस की तलाश जारी थी। सर, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये सब? हमका तो लागत है कुछ तो गोल मटोल है ही केस में। बात तो तुम्हारी सच है लल्लू पटेल, गोल मटोल तो है। पुलिस ने समर के घर वालों से बात की, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर कामिनी ने समर के घर के पड़ोसी से बात की। तब उन्हें पता चला कि समर के पिता शीशा और समर की शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि शीशा एक मॉडल थी, लेकिन समर शीशा से प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन समर के पापा ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए समर और शीशा ने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर रहने लगे। पुलिस का सीधा शक समर के पापा के ऊपर गया। पुलिस ने समर के पापा को अपने गिरफ्त में ले लिया। तब समर के पापा ने बताया कि पहले उन्होंने शीशा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे को खो देने के डर से उन्होंने शीशा को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी समर के पापा पर शक था। एक दिन समर जब पुलिस स्टेशन जा रहा था, तब उसे शीशा का मेकअप आर्टिस्ट दिखाई दिया, जो दिल्ली में शीशा का शूट से पहले मेकअप किया करता था। समर को याद आया कि जब भी वो शीशा से मिलने उसके स्टूडियो जाया करता था, तब वो मेकअप आर्टिस्ट उसे घूरता रहता था और शीशा को भी अजीब तरह से देखता था। उसका अचानक मुंबई में आना समर को कुछ अजीब लगा। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से निकल गया था। समर ने जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम सलीम है। सर, मैं तो शीशा मैम का सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। लेकिन सर, कुछ भी हो जाए, हम अपनी औकात तो नहीं भूल सकते ना। शीशा मैम एक फेमस मॉडल थी और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट।
मेरी उनसे क्या बराबरी सर। ओके, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सलीम के जाने के बाद सर, आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मुझे तो वो बेगुनाह नहीं लगता। जरूर वो इस किडनैपिंग में शामिल है। हाँ सर, हमको भी यही लागत है। ये मेकअप मैन मेकअप के साथ साथ कहानी भी बहुत ही अच्छी बनावट है। जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। कभी कभी कुछ धागों को जानबूझकर जोड़ा जाता है ताकि हम गुमराह हो जाएं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में लालू हवलदार एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आया जिसमें समर की कार के जंगल की तरफ जाने का वीडियो था। जंगल जाने के लिए बीच में एक हाईवे आता है। उस वीडियो में एक आदमी ने चेक पॉइंट पर अपना हाथ बाहर निकाला था जिस पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने उस टैटू के बारे में जानकारी निकाली। उस शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शॉप के ओनर ने बताया कि उसका नाम रंगा है और उसने 1 महीने पहले ही वो टैटू बनवाया था। सभी वापस पुलिस स्टेशन आ गए। तभी पुलिस के पास समर और उसके पापा की कॉल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें वो लोग नोटिस करते हैं कि एक कॉल बार बार समर को आ रहा था। कामिनी ने जब वो नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि वो तो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और लालू हवलदार फॉरेस्ट एरिया की तरफ गए। कुछ देर अंदर जाने के बाद कुछ गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। गुंडे और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई में इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने गुंडों को पकड़ लिया। हाथापाई के बीच इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि ये वही गुंडा है जिसने हाथ पर टैटू बनवाया है। इंस्पेक्टर राठौड़ समझ गए कि उसी रात समर की कार भी किसी ने चुराई थी। सबको गिरफ्तार करने के बाद जो सच था वो उनके सामने आया। चलो अब सीधे सीधे बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ, नहीं तो ससुराल वाली खातिरदारी करनी पड़ेगी और शायद वो तुम्हें रास ना आए। सर, मेरा नाम रंगा है। मैं तो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को ज्यादा पैसे चाहिए थे। तभी हमारे पास एक आदमी आया। उसने हमें 5 लाख रुपए दिए ये मर्डर करने के लिए। किसने पैसे दिए थे तुम्हें, बताओ। सो मिस्टर आदर्श पति जी, बोलो क्यों किया तुमने ये सब? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं शीशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समर हाथ जोड़कर रोते हुए। समर ने बताया कि वो शीशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मॉडलिंग करना उसे पसंद नहीं था। उसने शीशा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शीशा अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस बात से उन दोनों के बीच में बार बार झगड़ा होने लगा। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शीशा का साथ दे या फिर अपने परिवार वालों के पास वापस लौट जाए। वो शीशा को किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने शीशा को मारने का प्लान बनाया और उसने ही रंगा को कांटेक्ट किया था और शीशा को किडनैप करवाने का प्लान बनाया और उसे मरवा दिया। समर ने अपना गुनाह मान लिया। समर ने जैसे ही अपना गुनाह मान लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने शीशा खड़ी थी, वो भी जिंदा। तुमने ये सब किया समर? मैंने तुम पर विश्वास किया, इतना प्यार किया, और तुमने मुझे ही मारना चाहा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिन गुंडों को तुमने मुझे मारने के लिए कहा था, उन्होंने ज्यादा पैसों की लालच में मुझे नहीं मारा और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अपने गुनाह को प्यार का नाम मत दो। अगर तुम सच में शीशा से प्यार करते तो उसके काम की भी रेस्पेक्ट करते। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी बस। अब जेल में बैठकर आराम से अपने प्रमोशन के ऐड बनाना। प्यार का ऐसा भी एक चेहरा होता है, ये आज देख लिया। लेकिन सर, आप कभी किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, ये बात आज कंफर्म हो गई। आपका जवाब नहीं सर। हाँ सर, आप तो बहुत है बढ़िया हो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के कुछ 10 बजे एक गाड़ी घर के सामने रुकती है। 2 आदमी बाहर निकलकर
गाड़ी में से वॉल कटर, दीवार बनाने का कुछ सामान और कलर बाहर निकालते हैं और फिर घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाते हैं। रवि दरवाजा खोलता है। बाहर उसके दोस्त विक्रम और वरुण आए हुए थे। वो अभी घर पर ही है, थोड़ी देर में जाने वाली है, तुम जरा बाहर वेट करना। थोड़ी देर में रवि की पत्नी टीना बाहर आई। अच्छा रवि, आज नाइट शिफ्ट है तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी सुबह, ओके? टीना रवि को बाय बोलकर चली गई। टीना के जाते ही रवि ने विक्रम और वरुण को घर के अंदर बुला लिया। अरे तुम दोनों को पता कर आना चाहिए था ना, अगर टीना तुम्हें देख लेती तो। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, टीना भाभी के लिए हम अजनबी थोड़ी ना है, बना देते कोई बहाना। फिर विक्रम और वरुण रवि के घर में एक दीवार के पास गए और उसे टटोल कर देखा। फिर वॉल कटर मशीन से उस दीवार को बीच में छेद दिया और अंदर से एक सफेद रंग की पेटी निकाली और उसे खोला तो पूरी पेटी सोने के बिस्किट से भरी हुई थी। तीनों की आंखों में सोने को देखकर एक चमक सी आ गई। तभी तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी। अगले दिन एक औरत ने इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैम, आप प्लीज शांति नगर तुषार कॉलोनी में आ जाइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को बताया। दोनों जल्दी से शांति नगर में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने उस औरत से बात की। आपका नाम और बताइए कहाँ हुआ है मर्डर? मेरा नाम रमाबाई है और हमारे बगल वाले घर में मर्डर हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां जाकर देखा तो रवि की लाश पड़ी थी। आपको कब पता चला कि यहाँ मर्डर हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही थी? मैडम जी, कल रात को मैं आराम से सो रही थी, तभी हमें ऐसा लगा कि जोरों से कोई चीज काटी जा रही हो और उसी से मेरी नींद खुल गई। ये पड़ोसी भी ना दिन भर क्या सोते रहते हैं, जो रात में ऐसी आवाज करके मेरी नींद बिगाड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। चलो शुक्र है, आवाज तो बंद हो गई, अब सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की आवाज आई। वो औरत झट से अपने बिस्तर पर से उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कैसी थी। क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। कल सुबह इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई और ये दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो ये लाश यहाँ पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं यहाँ बस उनसे झगड़ा करने आई थी कि रात को ऐसी आवाजें ना किया करें। आप घबराइए मत मैडम जी, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा सच का साथ देते हैं और गुनहगारों को सजा। आप बस हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आपने जो भी बताया है वो वहाँ चलकर बताइए, ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जी मैडम जी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और इस मर्डर की सारी डिटेल निकालने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रवि की बॉडी के पास उसका एक वॉलेट मिला, जिसमें कुछ पैसे, कॉइन्स और टीना की फोटो थी। इसके बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। एक हफ्ते बाद टीना अलग ही रूप में साड़ी पहनकर पल्लवी के नाम से विक्रम के घर में उसकी बीवी बनकर। आज तो गजब लग रही हो। चलो भी, अब मुझे स्टेशन जाना है। अकेली चली जाओगे ना ठीक से? अरे हम चले जाएंगे ठीक से, आप टेंशन मत लीजिए। पल्लवी वहां से चली गई। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां एक आदमी को टीना की फोटो दिखाई। वो आदमी बोला कि ये औरत यहीं रहती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी अलग रहती है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी टीना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। क्या टीना यहीं रहती है? टीना? कौन टीना? मैं किसी टीना को नहीं जानता। तभी कामिनी ने विक्रम के घर में टीना के साथ उसकी फोटो देखी। टीना को नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारा फोटो कैसे? ये टीना नहीं, मेरी पत्नी पल्लवी है। ये पल्लवी नहीं, टीना है, रवि की पत्नी। बताओ वो कहाँ है? मैडम,
मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मायके भूरनपुर गई है। क्या तुम रवि को जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी रवि को नहीं जानता। कामिनी और लालू पटेल भूरनपुर गांव गए, लेकिन वहां टीना का कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि टीना नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन आ गए। हमने पूरे भूरनपुर गांव में छानबीन की, लेकिन टीना को वहाँ कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वहाँ पल्लवी नाम की भी कोई औरत नहीं रहती। यानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है कि टीना उसकी पत्नी है और वो रवि को नहीं जानता। सर, हमको तो लागत है ये टीना पल्लवी जो कोई भी है वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेती होगी। नहीं तो आज के जमाने में एक पति हैंडल नहीं हो पाता, दो दो कहां से होंगे। इसका पता तो विक्रम को पकड़ने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी, एक काम करो, विक्रम को पकड़ो मत, उस पर बस कड़ी नजर रखो। ओके सर। कामिनी और लालू पटेल ने विक्रम पर नजर रखी। विक्रम को कॉल आता है। कब और कहां आना है? एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है। विक्रम उस एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर निकला। कामिनी और लालू पटेल ने उसका पीछा किया और इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। इंस्पेक्टर राठौर जल्दी ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकले। वो एड्रेस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था, जिसका काम रोका गया था। उधर टीना को किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। एक आदमी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए खतरा बन गया है, इसीलिए तुम्हें मरना तो होगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो मुझे। तभी वहां विक्रम भी पहुंचा। वो आदमी टीना पर गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से कामिनी ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक छूट गई। इंस्पेक्टर राठौर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे का मास्क उतारा। वो वरुण था। लालू पटेल ने विक्रम को पकड़ा, इंस्पेक्टर राठौर ने वरुण को पकड़ा और कामिनी ने टीना को रस्सी से आजाद किया। इंस्पेक्टर ने वरुण को एक थप्पड़ मारा। विक्रम, लालू पटेल, वरुण, इंस्पेक्टर राठौर के बीच में हाथापाई हुई और आखिर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने विक्रम और वरुण को हथकड़ी पहना ही दी। बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? सर, ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते, ये लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे भी इन दोनों ने इसमें घसीटा है। सर, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे पति का नाम क्या है और इन लोगों ने इसे क्यों पकड़ा है? टीना ने बताया कि उसके पति का नाम रवि है। रवि, विक्रम और वरुण दोस्त हैं और वो गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। एक दिन टीना नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे विक्रम मिल गया। अरे टीना, कहाँ जा रही हो? बस घर ही जा रही हूँ। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम के बार बार कहने पर टीना विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई और विक्रम टीना को दूसरे रास्ते से घर से दूर ले गया और उसे धमकाया कि उसके पति रवि को उसने किडनैप किया है और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो ये उसके पति को मार डालेगा। टीना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? क्यों? अब तुम सच बताओगे या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। विक्रम ने बताया कि उस दिन रात को जब वो रवि के घर पर गए तो टीना वहां से निकलने ही वाली थी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली गई और उन्होंने रवि के घर पर जाकर अपना काम किया, दीवार तोड़ी और वापस बना दी और उसके ऊपर एक फ्रेम भी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। सोने को देखकर सबके मन में लालच आ गया था, लेकिन रवि किसी को सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इस बात पर तीनों के बीच में कहासुनी हो गई और वरुण ने रवि को उसी रात मार डाला, लेकिन उसकी लाश का क्या करे
ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो दोनों वहां से भाग निकले। मर्डर के बाद टीना को खून का पता ना चले, इसीलिए उसके घर पहुंचने से पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ा और ब्लैकमेल किया और उसे उसके घर से दूर रखा। इसमें कहीं ना कहीं रवि की भी गलती है। गलत लोगों का साथ देने से अंजाम बुरा ही होगा। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों पुलिस स्टेशन में किसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का फोन बजने लगा। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप राजदीप सोसाइटी पहुंच जाइए। मेरी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है या फिर आपने उन्हें मारने की? सर आप एक बार आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। राहुल की बात सुनकर राठौर और कामिनी दोनों राजदीप सोसाइटी के लिए निकल गए। फ्लैट नंबर 304 के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। अरे यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो जाओ यहाँ से। कहीं कुछ हुआ नहीं कि लोग तमाशा देखने पहले चले आते हैं। ये राहुल कौन है? सर मैं ही राहुल हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। ये मेरी पत्नी मृदुला है। इसी ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मृदुला, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता है सुसाइड करना कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मरना यदि मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे जेल ही ले चलो, मगर इन सब से बहुत दूर ले चलो। या तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो या फिर मुझे मर जाने दो। मृदुला जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी की ओर इशारा किया और उसे चुप कराने को कहा। कामिनी उसे चुप करा ही रही थी कि उसके हाथ में रखा फोन बजने लगा। जैसे ही वो फोन बजा, वो डर कर राहुल की ओर देख रही थी। अननोन नंबर से फोन है, फोन उठाइए। किसका है? नहीं, मुझे फोन नहीं उठाना। जो कोई भी आपको फोन लगा रहा है परेशान होगा, बात कर लीजिए। कामिनी के कहने पर राहुल ने फोन उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। अरे जाने मन, कहीं बिजी हो क्या जो मेरा फोन नहीं उठा रही हो? सच में मजा ही आ गया तुम्हारी तस्वीर देखकर। जब तुम सामने आ जाओगी तो कितना मजा आएगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ, जल्दी से बताओ कि कहाँ मिल रही हो, होटल में या घर में? कौन हो तुम और ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? कौन बोल रहा है? मैंने मृदुला को फोन लगाया है, जो प्यारी प्यारी बातें कर दिल बहलाती है। देखिए आप जो कोई भी बोल रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। मृदुला ऐसा कोई काम नहीं करती है। अपन को मत सिखा बेड़ू। अपन ने फेसबुक पर इसकी आईडी देखी है, मस्त माल है। देख बेड़ू, पैसे का टेंशन मत ले, तो सिर्फ माल का दाम बोल। रोकड़ा तेरे को काम से पहले मिल जाएगा। फोन लगाने वाले की बातें सुनकर राहुल ने गुस्से में फोन कट कर दिया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, सर देखा आपने ये किस तरह की बातें कर रहा है? सुबह से इस तरह के 10 फोन आ चुके हैं। राहुल मृदुला के पास जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम घबराओ नहीं मृदुला, हम जल्द ही उस हैकर को पकड़ लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखिए ये तो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। सबसे पहले तो मैं साइबर डिपार्टमेंट को इत्तला करके ये आईडी डिलीट करवाता हूँ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। मगर सर, साइबर क्राइम तो लोगों को ठगी करने के लिए होता है। इस तरह से किसी की अश्लील फोटो अपलोड करने से किसी को क्या ही हासिल होगा? या फिर तो वो उस फोटो से मृदुला को ब्लैकमेल करते, पर किसी ने भी ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई तो है जो मृदुला को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, पर कौन? बात तो तुम्हारी सही है मृदुला। क्या ये फोटो अपलोड करने से पहले तुम्हारे पास कोई कॉल आया था? नहीं सर, और मैं तो ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं हूँ जो इस तरह का काम करे। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? वो तो हम पता कर ही लेंगे मिस्टर राहुल। मृदुला जी की जो आईडी हैक हुई थी वो हमने डिलीट कर दी है। अब यदि आपके पास कोई फोन आए तो हमें बता दीजिएगा। ये क्या सर, हम लोग तो पता कर सकते हैं
कि किसने ये आईडी हैक की है, तो फिर किसी के फोन के आने का इंतजार क्यों? कामिनी जी, पता चल गया। मृदुला जी की आईडी हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद राहुल है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मृदुला का खुद का पति उसकी आईडी हैक करके इस तरह की फोटोज डाल रहा है? हाँ, गुनाह करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने पीछे अपने गुनाहों के सबूत छोड़ देता है। कुछ ऐसे ही गलती राहुल से हो गई और उसने अपने फोन से ही अपनी वाइफ की आईडी हैक कर दी। सर, आप कमाल करते हैं। आपको जब पता है कि राहुल ने ही ये किया है, तो फिर आपने उसे गिरफ्तार करने के बजाय ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? अभी हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यदि अभी हम उससे कोई पूछताछ करते तो वो साफ मना कर देता। पहले हमें उसके खिलाफ और सबूत ढूंढने होंगे, तभी हमारा काम आसान हो सकता है। सर, आप तो कमाल हो। कैसे ये सब कर सकते हो आप? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अपने एक आदमी को बोलकर राहुल पर नजर रखने के लिए कहो। कोई भी सबूत हाथ लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर के जाने के बाद राहुल के फोन पर किसी का फोन आया। वो मृदुला को कमरे में लिटाकर बालकनी में आकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ? इस समय क्यों फोन लगाया? कितनी बार कहा है तुमसे कि जब सही समय होगा तो मैं खुद तुमसे बात कर लूंगा। राहुल, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर आज शाम तक तुम मुझसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ कर रख दूंगी। बात करते हुए उस लड़की ने फोन रख दिया। राहुल उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरा तो बना बनाया खेल खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मृदुला को इतना बदनाम कर दूंगा कि वो सुसाइड कर लेगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मगर वो तो जिंदा बच गई। कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर राठौर ने राहुल के मोबाइल को ट्रेस किया था। इंस्पेक्टर राठौर ने उस लड़की और राहुल की पूरी बातें सुन ली थी। कामिनी जी, तुरंत अपने साथ एक हवलदार को लेकर जाइए और उस लड़की को यहाँ लेकर आइए ताकि राहुल का सच सबके सामने आ जाए। कामिनी तुरंत एक हवलदार के साथ गई और राहुल के नंबर पर आए हुए फोन के लोकेशन को ट्रेस करके तुरंत उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गई। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने उस लड़की से बहुत पूछताछ की, मगर वो लड़की किसी भी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। देखो, मिसेस मृदुला के केस में राहुल तो गुनहगार है ही और उसे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुमने अगर अभी पुलिस का साथ नहीं दिया तो समझ लेना कि राहुल के साथ साथ तुम भी हवालात में होगी। मेरा ना तो उस राहुल से कोई लेना देना है और ना ही मृदुला से। आप मुझे जाने दीजिए। अगर लेना देना नहीं है तो राहुल के किस भांडे को फोड़ने की बात कर रही थी? सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की बातों से डरकर उस लड़की ने सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान थे। उन्होंने तुरंत हवलदार से गाड़ी निकालकर राहुल के घर पहुंचने के लिए कहा। उन लोगों ने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो गेट राहुल ने खोला था। इंस्पेक्टर को अपने सामने देखकर राहुल थोड़ा सा घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ? क्या पता चला कि किसने मृदुला की आईडी को हैक किया था? पता भी चल गया और हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करना है, मगर किसे? यहाँ तो कोई नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मृदुला बाहर आ गई और बोली, लगता है सर आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर मेरा गुनहगार कोई नहीं है। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मिस्टर राहुल, सारी सच्चाई आप बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? सच्चाई? कैसी सच्चाई? तभी इंस्पेक्टर राठौड़ उस लड़की को सामने लेकर आए जिसे गिरफ्तार किया था। अपनी पहली बीवी को सामने देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी भी कुछ याद आया कि नहीं मिस्टर राहुल? या हम बताएं? सच्चाई ये है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और गले तक कर्ज में डूबे हुए हो। गुंडे तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं
तुमने इस सारी परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाकर उससे शादी करने का प्लान। तभी सोशल मीडिया पर तुम्हें मृदुला की फोटोज दिखी। मृदुला को उसकी दौलत के लिए फंसाया था और उसे मारकर तुमने खुद को परेशानी से बाहर निकालने का बहुत अच्छा रास्ता अपनाया था, साइबर क्राइम का, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। मगर तुम ये भूल गए हो कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। मृदुला जी, आपकी आईडी भी इन्होंने ही हैक की थी और आपको फोन लगाने वाला आदमी भी इनका ही था। यह आपको मेंटली इतना परेशान कर देना चाहता था कि आप खुद सुसाइड कर ले, और आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की। मगर यह आपकी खुशकिस्मती थी और राहुल की बुरी किस्मत की आप बच गई। राहुल, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम्हारे प्यार में मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। एक बार बोल तो दिया होता। ऐसा कहकर मृदुला ने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चलिए मिस्टर राहुल, अब आपको अपने गुनाहों की सजा मिलने का समय आ गया है। सर, आपकी नजर से कोई बच नहीं सकता। आप कमाल के हो। कैसे कर लेते हो आप ऐसा? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ अपने काम से शहर से बाहर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रास्ते के साइड में थोड़ी दूर पर एक बड़ा घर है जिसमें आग लगी है और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपेट में आया है। घर का वॉचमैन बताता है कि घर के अंदर घर के मालिक राहुल हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी बिना वक्त गवाए आग में कूद जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक इंसान वहाँ पर है। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उसके पास गए और उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो राहुल है और उसकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी तहकीकात जारी रखी। तुम तो यहाँ के वॉचमैन हो ना, बताओ कैसे लगी घर में आग? मैं नहीं जानता साहब। वॉचमैन होकर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मालिक के घर में आग कैसे लगी? नहीं साहब, मैं सच में नहीं जानता ये आग कैसे लगी। मैं तो खाना खाने बाहर गया था, वापस आया तो आग लग गई थी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राहुल की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि पानी में डूबकर हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उलझन में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है सर? हमने खुद राहुल को आग से बाहर निकाला था, तो वो वहाँ पानी में डूब के कैसे मरा? उसके फेफड़ों में पानी कैसे मिला? सिर्फ पानी नहीं कामिनी, लो क्लोरीन वाला पानी। मतलब सर? मतलब ये कामिनी की राहुल के फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने हवलदार लालू पटेल को कम क्लोरीन वाले पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है ये पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद लालू पटेल इंस्पेक्टर राठौड़ के पास आया। सर, आपने जैसा बताया था हमने जानकारी निकाली है। कम क्लोरीन वाला पानी ज्यादातर वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में यूज होता है। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल? सर, लेकिन राहुल के घर में या घर के आसपास कोई भी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है। यही तो मिस्ट्री है कामिनी, कि आखिर पानी में मौत हुई तो हुई कैसे? सर जी, राहुल तो स्पोर्ट क्लब का मेंबर था ना, शायद वहाँ से कोई सबूत मिले। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल राहुल के स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने क्लब के रिसेप्शनिस्ट से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले अंकित सर और राहुल सर के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? सर, 2 हफ्ते बाद एक नेशनल टूर्नामेंट होने वाली थी। अंकित सर चाहते थे कि वो उस टूर्नामेंट की टीम को लीड करे, लेकिन कमेटी ने राहुल सर को चुना था। बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ था। तभी लालू पटेल को क्लब के स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा खून का धब्बा मिला। उसने कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया।
इंस्पेक्टर राठौड़ ने लालू पटेल को खून और क्लब के स्विमिंग पूल के पानी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी अंकित के घर पहुंचे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आप यहाँ, बात क्या है सर? आपके दोस्त मिस्टर राहुल की डेथ हो गई है, आपको तो पता ही होगा। जी सर, मुझे पता चला इस बारे में, बहुत बुरा हुआ सर। राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। इसलिए अपने अच्छे दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत दे दी, उसका घर जला दिया और राहुल को भी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों राहुल को मारूंगा? क्यों? क्योंकि टीम की लीडरशिप तुम्हें चाहिए थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ था राहुल का, और इस बात पर तुम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हमारा झगड़ा जरूर हुआ था सर, लेकिन सिर्फ जुबानी लड़ाई हुई थी, हम दोनों में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। तो राहुल की मौत कैसे हुई? मुझे क्या पता सर, हम दोनों के झगड़े के बाद राहुल ठीक ठाक क्लब से बाहर चला गया था। वो तो पता चल ही जाएगा कि क्लब में खून हुआ है या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां से चले गए। अगले दिन लालू पटेल लैब की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर राठौड़ के पास पहुंचे। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ फिर से चौंक गए। क्या हुआ सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? कामिनी, ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। राहुल की मौत क्लब के स्विमिंग पूल के पानी में नहीं हुई है। उसके फेफड़ों में मिला पानी और स्विमिंग पूल का पानी अलग अलग है। ऊपर से स्विमिंग पूल के पास मिला खून भी राहुल का नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में भी राहुल की मौत नहीं हुई, तो फिर कहाँ हुई है? इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब में जाकर वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें साफ दिख रहा था कि अंकित और राहुल में कोई हाथापाई नहीं हुई है, और राहुल क्लब के बाहर भी गया था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी फिर से स्पोर्ट्स क्लब गए। वहां उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स गर्ल से बात की जो नेशनल लेवल पर खेलने वाले थे। हम आप सबसे आपके लीडर राहुल सर के बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। हमें बताएं कि राहुल सर का बिहेवियर कैसा था सबके साथ। राहुल सर तो बहुत अच्छे थे सर, सबके साथ अच्छे से रहते थे और अपने काम को लेकर बहुत लॉयल भी थे, बहुत मेहनती थे। तुम कौन? सर, मैं राहुल सर की टीम में प्लेयर थी। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को किसी ने जलाकर क्यों मार डाला। बाकी सब लड़कियों ने भी राहुल के बारे में यही कहा। इंस्पेक्टर राठौड़ को समझ नहीं आ रहा था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर राहुल को मारा किसने और क्यों? कामिनी, एक बात तो कंफर्म है कि राहुल का खून क्लब के ही किसी मेंबर ने किया है, लेकिन किसने? सर, मुझे लगता है हमें क्लब के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। शायद पास्ट में कुछ छुपा हो। राइट कामिनी। लेकिन सर, हम ये सब पता कैसे लगाएंगे? क्लब में। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी क्लब पहुंचे और क्लब मेंबर्स के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को एक सीनियर सिटीजन मेंबर मिस्टर नंद कुमार की फाइल मिली, जिन्होंने हाल ही में क्लब मेंबरशिप क्लोज किया था। राठौड़ ने रिसेप्शन पर जाकर नंद कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। वहां उन्हें पता चला कि नंद कुमार जी इस क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे और वो आज भी क्लब के प्लेयर्स और सारे कमेटी मेंबर्स के कांटेक्ट में हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल सर कॉल पर नंद कुमार जी से झगड़ा कर रहे थे। नंद कुमार जी, आपके दिन गए। आप जब स्पोर्ट क्लब चला रहे थे तो बात अलग थी, कंपटीशन कम थे। आज कितने कंपटीशन बढ़ गए हैं। आपने अपने हिसाब से क्लब चलाया, अब हमें अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब से उनका एड्रेस निकाला और उनसे बात करने पहुंचे। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, आना पड़ा। राहुल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, पता चला। बहुत अच्छा लड़का था राहुल। अच्छा था तो आपका उससे झगड़ा क्यों हुआ था? जी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था राहुल के साथ। अच्छा, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है आपका फोन पर झगड़ा हुआ था। छुपाने से सच नहीं छुपता। जी, मैं सच कह रहा हूँ, हमारा फोन पर झगड़ा हुआ था, लेकिन
इतना नहीं कि मैं राहुल का खून कर दूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता। किसी का खून क्या करूंगा। इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ से चले गए और अगले ही दिन वो नंद कुमार जी के पास पहुँचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सर, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया। तभी सामने उन्होंने प्रीति को देखा। प्रीति को देखकर नंद कुमार जी समझ गए कि पुलिस को सब सच पता चल गया है। हाँ, ये सच है कि राहुल सर को मैंने ही मारा है और ये बात नंद कुमार सर भी जानते थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल लीडर के नाम पर एक धब्बा था। प्रीति ने बताया कि राहुल दूर से आई हुई गरीब घर की लड़कियों का फायदा उठाता था। जो लड़कियां क्लब की फीस नहीं भर पाती थी, वो उनसे अपने घर के सारे काम करवाता था। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, जैसे कि हम प्लेयर्स की कोई इज्जत ही ना हो। और ये बात जब नंद कुमार जी को पता चली तो उन्होंने इन सब का विरोध किया। जी हाँ, फोन पर मेरी बहस इसी बात पर हुई थी कि मैं राहुल को समझा रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। गुस्से में एक दिन जब मैं उसके घर गई और उसका सच सामने लाने की धमकी दी तो वो नशे में था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। हम दोनों में हाथापाई भी हुई और मैंने उसका सिर पकड़कर फिश टैंक में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी को मुझ पर शक न हो, इसीलिए मैंने घर में आग लगा दी। लेकिन सर, आपको प्रीति पर शक कैसे हुआ? कामिनी, मैंने नंद कुमार और बाकी सभी के नंबर्स को ट्रैक किया था और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल शाम को प्रीति ने नंद कुमार जी को कॉल किया था। तुम घबराओ मत प्रीति, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि राहुल को तुमने मारा है। तो बस मिल गया खूनी और सबूत। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।